Hello students, I am Murli Badlani, the teacher of New English Junior College. In our last lecture, we had completed our chapter Issue of Shares. Today we shall start a new chapter, Dissolution of Partnership Firm. So first we shall see the introduction. Introduction. Dissolution means to wind up or to close down. Dissolution का मतलब होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन को, जब हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं, उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं. इन अ सिंपल वर्ड्स, when business relations among the partners in a partnership firm comes to an end, it is known as dissolution of partnership. जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनका आपस में जब रिलेशन खत्म हो जाता है, बिजनेस के रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं. When one or more partner take decision to close the partnership firm, it is known as dissolution of partnership firm. जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म के कोई भी रिलेशंस नहीं रखने हैं, उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन करना, बंद करना. अब देखते हैं रीजंस. ये पार्टनरशिप फर्म बंद होने के रीजंस क्या होते हैं? तो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं. उसमें से जो इम्पोर्टेंट रीजंस है, सबसे पहला है डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स. जब पार्टनर्स की आपस में नहीं बनती है, जब पार्टनर्स की आपस में थोड़ी थोड़ी बात पर डिस्प्यूट्स होते हैं, जब वो आपस में उनके ओपिनियंस नहीं मिलते हैं, तो उस समय वो यही डिसाइड करते हैं कि हमें लड़ने से बेटर है अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दें. सेकेंड, कंटिन्यूअस लॉसेस. दूसरा रीजन हो सकता है पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का कि कुछ वक्त से, कुछ सालों से बिजनेस को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल इतने लॉसेस बियर कर सकती है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं बहुत सालों से, तो वो पार्टनरशिप फर्म हमें बंद करना होता है. तीसरा रीजन हो सकता है पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर. वेंचर का मतलब होता है बिजनेस फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड. कभी कभी पार्टनरशिप फर्म किसी मकसद से बनाई जाती है, जब उनका वो मकसद अचीव हो जाता है, जब वो अपना मकसद पूरा कर लेते हैं, तो वो अपना जो वेंचर है बंद कर सकते हैं. फोर्थ, पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 days. तो पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकते हैं पार्टनर्स, फिर क्या करते हैं, वो 14 days का नोटिस देते हैं दूसरे पार्टनर्स को, और उस समय भी पार्टनरशिप एट विल बंद हो सकती है. के बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. बिजनेस तो बंद होता है. जब बिजनेस बंद होता है तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो यही आपका इम्पोर्टेंट है. तो इसमें देखेंगे क्या है, व्हेन फर्म इज डिसॉल्व्ड, जब बिजनेस बंद किया जाता है, ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड. ज्यादातर मैंने बताया बिजनेस बंद होने का एक रीजन होता है कंटिन्यूअस लॉसेस. जब कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, तो उस समय फर्म जब बंद होती है, तो आपको पता है कि जब आप अकाउंट्स करते हैं उसमें एक बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं. लायबिलिटीज का मतलब होता है वो कर्ज, वो अमाउंट
जो हमें आउटसाइडर को पे करनी होती हैं। अब फर्म को कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं तो बिजनेस पैसे लाएगा कहाँ से? क्योंकि अगर आपके लॉसेस भी हो रहे हैं लेकिन जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज है तो वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो तो आपसे पैसा लेंगे ही। तो बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनर्स पैसे लाएंगे कहाँ से? उनके पास क्या होता है, जब बिजनेस बंद करते हैं तो उनके पास जो एसेट्स होती हैं, एसेट्स वो सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो पैसे मिलते हैं उन पैसों में से क्या करते हैं, वो लायबिलिटीज पे करते हैं। देखो यहीं पर वही दिया हुआ है, when firm is dissolved all assets are realized। realize का मतलब है sold out। जब फर्म बंद होती है उस समय सभी एसेट्स को सेल किया जाता है एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम इट, प्रोसीड्स का मतलब होता है कैश रिसीव्ड। और एसेट्स बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं आर टू बी पेड फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और जितने पैसे मिलते हैं उनमें से वो क्या करते हैं, अपने लायबिलिटीज को पे करते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज। जितना अमाउंट एसेट्स का होता है उतना ही अमाउंट लायबिलिटीज का भी होता है। तो एसेट्स बेचकर वो क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटीज को पे करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर, हमें तो मेन अकाउंटिंग प्रोसीजर करना होता है। जब एसेट सेल होती है उस समय क्या एंट्रीज होती हैं, या जब सेल करते हैं उससे पहले ट्रांसफर करते हैं उसकी क्या एंट्रीज होती हैं, वो हमें इस चैप्टर में करना है। अकाउंटिंग प्रोसीजर में दिया है द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग टू हेड्स। सिंपल डिसोल्यूशन, बी इज डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। यानी आपको यहाँ पर दो टाइप के सम आते हैं। आपके जो स्लैबस है, आपका जो पोर्शन है उसमें दो टाइप के सम्स होंगे डिसोल्यूशन के। उसमें एक है सिंपल डिसोल्यूशन जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और दूसरा है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सिंपल डिसोल्यूशन क्या होता है। When all the partners of partnership firm are solvent and they decided to dissolve their firm due to any reason, it is called as dissolution of partnership firm। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के हैं अगर वो सॉल्वेंट हैं, इसका मतलब है अगर वो कैपेबल हैं कि अपनी जो भी लायबिलिटीज है उसको पे करने के लिए वो कैपेबल है, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से वो अगर फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सिंपल डिसोल्यूशन। अंडर सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। उस समय जब हम सिंपल डिसोल्यूशन के सम्स करेंगे, जब हम डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में सिंपल प्रोसीजर के सम्स करेंगे उसमें हमें अकाउंट कौन से बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन दिया है ब्रैकेट में इफ कैपिटल मेथड इज फिक्स्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये करंट अकाउंट तब बनता है जब हमारा कैपिटल का जो मेथड वो फिक्स होता है। यानी अगर आपके लायबिलिटीज में करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिए हैं उस समय करंट अकाउंट भी बनेगा, नहीं तो जनरली जो आपके सम में अगर सिर्फ लायबिलिटीज में कैपिटल दिया है तो सिर्फ कैपिटल्स अकाउंट ही बनाने पड़ेंगे। यानी ये जो अकाउंट है वो डिपेंड करता है सम के ऊपर। अगर सम में कभी कभी क्या होता है लायबिलिटीज में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिए होते हैं, अगर दोनों दिए रहते तो दोनों बनेंगे, नहीं तो सम में तो कैपिटल अकाउंट होता ही है हमेशा। फोर्थ नंबर,
पार्टनर्स लोन अकाउंट, ब्रैकेट में दिया इफ नेसेसरी, यानी ये भी अकाउंट डिपेंड करता है कि अगर आपके लायबिलिटीज में जो सम रहेगा वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, अगर लायबिलिटीज में पार्टनर का लोन दिया हुआ है उस समय ये बनेगा, नहीं तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। फिफ्थ नंबर, कैश आर बैंक अकाउंट, यानी जब आप सम सॉल्व करने जाओगे उस समय आपको मिनिमम 3 अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे। फर्स्ट अकाउंट रियलाइजेशन, सेकेंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड अकाउंट कैश आर बैंक अकाउंट। कैश आर बैंक अकाउंट क्यों दिया है वहां पर, क्योंकि सम में अगर आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश बैलेंस दिया है तो कैश अकाउंट बनेगा, अगर अगर बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दिया है या बैंक बैलेंस दिया है तो समय बैंक अकाउंट बनता है। तो वो डिपेंड करता है हमें बैलेंस शीट में क्या क्या टर्म्स दिए हुए हैं। मैं फिर बता दूं, कम से कम 3 अकाउंट बनेंगे। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो कभी कभी बनता है कभी नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया अगर लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट कैपिटल बैलेंस भी दिया होगा और करंट अकाउंट में बैलेंस भी दिया होगा उस समय कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा, नहीं तो कैपिटल अकाउंट तो 100% बनता ही है। पार्टनर्स लोन भी डिपेंड करता है, अगर आपके लायबिलिटीज में पार्टनर का लोन दिया है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कभी कभी सम में बैंक लोन दिया रहता है लायबिलिटी साइड, या कभी कभी सिर्फ लोन अकाउंट भी रहता है, उस समय हमें लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सम में पार्टनर का लोन होगा तभी ये फोर्थ नंबर अकाउंट बनेगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ओपन partners loan account. Example, in a partnership firm there are A, B and C partners. अगर आपको ऐसे दिया है और लायबिलिटीज में दिया है A's लोन, उस समय आपको A का लोन अकाउंट ओपन करना होगा। अगर लायबिलिटीज में सिर्फ लोन दिया है उस समय लोन अकाउंट नहीं बनेगा। ओके, आगे देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमें सम में एग्जैक्टली क्या दिया होगा, जो हमारे पास प्रॉब्लम रहेंगे उसमें सबसे पहले हमको दिया होगा बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड होगी एसेट्स और लेफ्ट हैंड साइड होगी लायबिलिटीज, और उसके बाद नीचे दी होगी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या होगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, एसेट्स को सेल कर रहे हैं, और जो पैसे मिल रहे हैं वो उसमें से वो लायबिलिटीज पे कर रहे हैं। या कभी कभी क्या होता है, वो जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो कभी कभी कोई पार्टनर बोलता है ये एसेट्स मैं लेके जाता हूँ और उसका वो पेमेंट करता है जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है, या कभी कभी पार्टनर वो लायबिलिटीज भी लेता है। तो सम के ऊपर डिपेंड करता है हमें एडजस्टमेंट कैसे दी है। अब इसमें जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे वहां पर 3 स्टेजेस होंगे। सबसे पहली स्टेज हम कर रहे हैं ट्रांसफर स्टेज। ट्रांसफर स्टेज का मतलब होता है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में एसेट्स और लायबिलिटीज दी है उनको हमें ट्रांसफर करना होगा, जो हमने मिनिमम 3 अकाउंट बनाए होंगे। सबसे पहला हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड बना रहे हैं हम कैश और बैंक अकाउंट। तो इन तीनों अकाउंट में क्या करना होगा, हमें बैलेंस शीट के जितने भी टर्म्स होंगे, जितनी भी एसेट्स होगी या जितनी भी लायबिलिटीज होगी, सबको हमें ट्रांसफर करना होगा। इसे इसका नाम है ट्रांसफर स्टेज। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। अंडर दिस स्टेज क्लोजिंग बैलेंस शीट्स ऑल एसेट्स ब्रैकेट में है एक्सेप्ट कैश स्लैश बैंक बैलेंस। बैंक डेबिट बैलेंस क्लियर दिया है क्योंकि हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो जो बैंक बैलेंस रहेगा वो डेबिट में ही रहेगा। एंड ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट
partners capital, partners loan and any undistributed profits etc. यानी हमें लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन लायबिलिटीज में क्या क्या छोड़कर पार्टनर्स का कैपिटल हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब है कि पार्टनर्स के जमा किए हुए प्रॉफिट्स, जितने भी बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं वो सभी पार्टनर्स सभी प्रॉफिट्स पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो साइड में रखते जाते हैं कि फ्यूचर में ये हमें काम आएगा, उसे हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एग्जाम्पल जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। दिया है आगे आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जितनी भी एसेट्स होगी वो सब ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन अकाउंट में कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर, और जितनी लायबिलिटीज है वो भी सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर लोन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को छोड़कर एट देयर बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू, जो आपको बैलेंस शीट में वैल्यू दी है या उसे हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। All the assets are transferred on the debit side and all the liabilities are transferred on credit side of realization account. तो ट्रांसफर स्टेज में सबसे पहला यही होगा, जितनी भी एसेट्स होगी कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होंगे एट देयर बुक वैल्यू और एट देयर बैलेंस शीट वैल्यू, और जितनी भी लायबिलिटीज होगी उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस छोड़कर पार्टनर्स लोन का अमाउंट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को छोड़कर सबकी सब रिमेनिंग लायबिलिटी, यानी हम शॉर्ट में आउटसाइड लायबिलिटी कह सकते हैं, वो सब हमें ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया ट्रांसफर करते समय क्या करना है, वो हमें एंट्रीज करनी होगी। फर्स्ट नंबर, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितनी भी एसेट्स हैं कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर वो हमें क्या ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो देखिए एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सब एसेट्स ट्रांसफर होगी डेबिट साइड, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे being transfer of assets at book value to realization account. Second, for transferring liabilities to realization account, जितनी भी liabilities है उसको भी हमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, और कहाँ वो ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो देखिए एंट्री बनेगा liabilities account debit to realization account, narration being transfer of liabilities to realization account. Third number, for transfer of accumulated profit and reserves, जो भी accumulate का मतलब है जमा किया हुआ, जो जमा किया हुआ प्रॉफिट है या पार्टनरशिप फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजर्व्स हैं उनको ट्रांसफर करना है। वो देखो रिजर्व्स या प्रॉफिट तीन टाइप के हो सकते हैं, आपके सब में तीन टाइप के हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक होगा। क्या दिया है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी रहेगा उसे हमें डेबिट करना है, कहां पर पार्टनर्स कैपिटल के वो क्रेडिट में चले जाएगा, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Narration being accumulated profit and reserve
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? हर हर ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनरशिप फर्म होती है, तो जब वो स्टार्ट करते हैं उससे पहले वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपस में कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, या अगर हमें लॉसेस होगा तो हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझो दिया है सब में 3:2। मतलब जितना प्रॉफिट आया है जितना लॉस आया वो 3:2 में आपस में डिवाइड करेंगे। और सपोज किसी ईयर में प्रॉफिट आ रहा है 5000, अगर 5000 प्रॉफिट आया तो 3:2 के हिसाब से मिस्टर एक्स है वो 3000 लेगा और मिस्टर वाई 2000 लेगा 3:2 में। या कभी कभी सब में ऐसे रहता है, देयर आर टू पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट इक्वली। अगर सब में दिया है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड कर रहे हैं और प्रॉफिट सपोज सेम 5000 आया तो वो 2500 मिस्टर एक्स लेगा और 2500 मिस्टर वाई लेगा। और अगर सब में कभी आपको दिया हुआ ही नहीं है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो ये अज्यूम किया जाता है दे आर इक्वल पार्टनर्स। दे आर इक्वल पार्टनर्स का मतलब है दे डिवाइड द प्रॉफिट इक्वली। फोर्थ नंबर, फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो फर्म में तो लॉसेस भी होते हैं। अब जब लॉसेस होंगे तो उसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? उसको हम ट्रांसफर करेंगे, एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये थर्ड और फोर्थ नंबर क्या है? रिवर्स एंट्री है। थर्ड नंबर में प्रॉफिट है तो एंट्री क्या बन रही है? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। नरेशन, being accumulated losses transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। यहाँ पर भी losses भी क्या करेंगे? वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लॉस को डिवाइड करेंगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, जहां पर हमें क्या करना है? पूरे बैलेंस शीट को खाली करना है। पूरे बैलेंस शीट को हमें ट्रांसफर करना है। जितनी भी एसेट्स होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे। सपोज आपकी जो एसेट्स दी है वो एसेट्स में है फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक। सपोज एक 4 एसेट्स दी है तो हम क्या करेंगे? हम उसको लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। फिर चारों एसेट्स लिखेंगे, चारों एसेट्स का अमाउंट बुक वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट की वैल्यू दी हुई है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, टोटल करके हम आउटर कॉलम में उसको लिखते हैं। सेकेंड एंट्री था लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसे बैलेंस उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे, लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। सपोज आपको आउटसाइड लायबिलिटी दी है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, उनका अमाउंट इनर कॉलम में, टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री हो गई। फिर एसेट्स में जो कैश अकाउंट रहता है वो कैश अकाउंट के लिए हमने कैश अकाउंट बनाया हुआ है तो कैश बैलेंस जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और लायबिलिटीज में बाकी क्या रह गया? पार्टनर्स कैपिटल। वो पार्टनर्स कैपिटल हमने अकाउंट ओपन किया है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके बाद प्रॉफिट होगा
तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखेंगे, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल की हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो हमें ट्रांसफर स्टेज में ये रहेगा, हमें एडजस्टमेंट को देखने की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो जनरली क्या होता है, हर एक टॉपिक में हमें एडजस्टमेंट मार्किंग करनी होती है, बाद में हमें सम स्टार्ट करना होता है। लेकिन इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जब आप ट्रांसफर स्टेज कर रहे हो उस समय आपको एडजस्टमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बैलेंस शीट के टर्म्स हमें सब ट्रांसफर करनी है, सब एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करने होते हैं। यानी हमको पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है और जितनी एसेट्स है उन एसेट्स को हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होगा। डेबिट साइड मतलब कहां पर, रियलाइजेशन के डेबिट में और कैश अकाउंट के डेबिट में। जो लायबिलिटीज होगी, लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिट इफेक्ट, हम लायबिलिटीज को क्रेडिट में ही ट्रांसफर करेंगे। वो यहाँ कहां पर ट्रांसफर होंगे, या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में या तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अगर लोन रहेगा, पार्टनर्स का लोन रहेगा तो वो पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट में। इन शॉर्ट, assets are transferred on the debit side and liabilities are transferred in the credit side of account। ये आपका फर्स्ट स्टेज हुआ। सेकेंड स्टेज होता है रियलाइजेशन या डिस्पोजल स्टेज। Under this stage, all the assets, including the unrecorded assets in the balance sheet of the firm, is sold out or may be taken over by any partner। इस स्टेज में क्या होगा, जितनी भी एसेट्स पार्टनरशिप फर्म सेल कर रहा है जो आपको बैलेंस शीट में दी है, या कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, वो एसेट्स या तो सेल की जाएगी या तो उसे पार्टनर लेकर जाएगा। Liabilities and realization dissolution expense are paid or any liability taken over by any partner and partner's loan is also paid। यानी इस स्टेज में हमें क्या करना है, रियलाइजेशन स्टेज में या डिस्पोजल स्टेज में क्या करना है। सबसे पहले जब हम इस स्टेज को करेंगे, अभी हमें बैलेंस शीट को देखने की जरूरत नहीं होगी, हम देखेंगे एसेट्स, हम देखेंगे एडजस्टमेंट। उस एडजस्टमेंट में क्या होगा, दो बातें होगी। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स या तो मार्केट में सेल होगी या उस एसेट्स को पार्टनर लेकर जाएगा। और जितनी भी लायबिलिटीज होगी वो लायबिलिटीज या तो पे की जाएगी या तो उस लायबिलिटीज को पार्टनर लेकर जाएगा। हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज में दोनों में इसी तरह से एंट्री बनेगी। एसेट सेल होगी तो पैसे आएंगे, या तो एसेट्स पार्टनर लेकर जाएगा तभी पैसे आएंगे। लायबिलिटीज में भी ऐसे होगा, लायबिलिटीज या तो फर्म डायरेक्टली पे करेगा या तो वो लायबिलिटीज को पार्टनर लेकर जाएगा। वो डिपेंड करता है सम पे, वो सम के ऊपर डिपेंड करता है कि सम में कैसे दिया है। लेकिन इन शॉर्ट क्या हो रहेगा, जितनी भी एसेट्स हैं उसको पार्टनरशिप फर्म सेल करेगी और उसमें से पैसे जो मिलेंगे वो लायबिलिटीज को पे करेगी। वो एसेट्स या तो मार्केट में सेल होगी या तो पार्टनर लेकर जाएगा। अगर पार्टनर लेकर भी जाएगा तो उससे क्या होगा, पार्टनर उतना पैसा देगा जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। सपोज एक मशीनरी है जो मार्केट में पार्टनरशिप फर्म बेचना चाहता है, पार्टनर्स मिलके बेचना चाहते हैं। उस एसेट्स, उस मशीनरी की वैल्यू है सपोज 50,000। तो उसमें एक पार्टनर बोल रहा है ऐसे करो, आपको 50,000 मिल रहे हैं ना मार्केट में, अगर आप बेचोगे ये मशीनरी मुझे दे दो। जो आपको 50,000 मिल रहे हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा जो हिसाब बनेगा जब हम बिजनेस बंद करेंगे 50,000 मुझे कट करके देना। बात तो एक ही है, फर्म को क्या है, वो एसेट बेचनी है, या तो मार्केट में बेचे या तो पार्टनर ले। अल्टीमेटली द पार्टनरशिप फर्म विल रिसीव द अमाउंट। फिर जब पैसे आ जाएंगे उसको पेमेंट किया जाएगा।
वो लायबिलिटीज को पे करेंगे जो आउटसाइड लायबिलिटी होगी, और वो लायबिलिटी को भी पे करने के दो तरीके होंगे, या तो पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टली उसे पे करेगी जो उनको पैसे मिलेंगे, या तो पार्टनर बोलेगा ऐसे करो ये लायबिलिटी मैं उठा रहा हूँ, यानी लायबिलिटी का पैसा मैं भरूंगा, जब हिसाब करोगे मुझे उसका पैसा दे देना। इस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज में दोनों बातें होगी, या तो मार्केट में बेचा जाएगा या तो पार्टनर लेगा, लायबिलिटीज या तो पे की जाएगी या तो पार्टनर लेगा, ये वही वहां पर दिया हुआ है। Under this stage, all assets, including the unrecorded assets in the balance sheet of the firm, is sold. यानी सब एसेट सेल की जाती है, भले रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, और मे बी टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, या तो पार्टनर लेकर जाएगा या तो मार्केट में सेल होगी। फिर लायबिलिटीज के लिए दिया है लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इसके दो नाम है, इसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। आर पेड, लायबिलिटीज भी पे की जाएगी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी पे किए जाएंगे, और एनी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, या तो लायबिलिटी को पे किया जाएगा या तो पार्टनर क्या करेगा वो लायबिलिटी ले लेगा, एंड पार्टनर लोन इज आल्सो पेड, और जो पार्टनर का लोन है उसे भी पे किया जाता है। तो ये हम करने वाले हैं सेकंड स्टेज में, रियलाइजेशन स्टेज में। इसमें हम यहाँ पर एक न्यू टर्म देख रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? ये तो लायबिलिटीज में नहीं होते, फिर पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या होते हैं, जब फर्म बंद की जाती है तो उस समय एसेट्स को बेचा जाता है, और एसेट्स को बेचने के लिए हमें कुछ एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, कुछ मिडिलमैन अपॉइंट करने पड़ते हैं जो हमारी एसेट्स को बेच के देते हैं। तो जो एसेट्स है जब बेचेंगे तो वो जो मिडिलमैन है वो क्या करेगा, जैसे हमारी एसेट बिकेगी किसी एजेंट के थ्रू तो वो अपनी वो कमीशन लेगा, तो उस कमीशन को ही हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यानी फर्म बंद करते समय हमें जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भरना पड़ा एसेट सेल करते समय, हमें कुछ कमीशन वगैरह भरनी पड़ी, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसको भी हमें पे करना होता है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एंट्रीज करेंगे, रियलाइजेशन और डिस्पोजल स्टेज की एंट्रीज। तो आज हमने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया है, ट्रांसफर स्टेज, ये दूसरी स्टेज है और एक स्टेज रहती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एंड थर्ड स्टेज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।